everyone, welcome to Creatrix my dear students. We are back with a bang with लक्ष्य बैच 2.0 और आप देखने जा रहे हो नेटवर्क का एक बेहतरीन लेक्चर. But before we start, it is very important that I introduce myself for the students that are meeting me for the first time. Dear students, my name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students and currently I am working as a director at an academy for the GATE department. अब मेरे सभी बच्चे मेरे बारे में ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि आप लोग के लिए अन अकेडमी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फ्री इनिशिएटिव लेके आता है और ये मेक श्योर करता है कि हमारे बच्चे हर कंपटीशन में सबसे आगे रहें. इसी डायरेक्शन में है ये लक्ष्य बैच 2.0 जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, आपको आपका टारगेट हिट करने में मदद करेगा. दैट इज गेट 2023. और देखो इसी तरह के फ्री सेशंस आपके लिए और भी अवेलेबल हैं. आपको बस इस लिंक पे जाना है और यहां पे ना ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अगर आप इस लिंक पे जाओगे ना, आपको ना यहां पे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन में नेटवर्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा. गेट PYQ बाय AIR 1 में आपको नेटवर्क के PYQs मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल और ECE के. तो अगर आप इस सीरीज के साथ ये दोनों सीरीज भी फॉलो करते हो तो आपसे नेटवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा. दैट इज अ गारंटी. आ जाओ जल्दी से, मजा आने वाला है आज. ठीक है, पहले एक बार रिकैप कर लें. एक बार हम रिकैप कर लेते हैं. अब फटाफट से रिकैप करते हैं. देखो कल क्या क्या बातें हो चुकी थी. कल ना हमने एक तो इंस्टेंटेनियस पावर निकाल ली थी. ये आया था मैग्नीट्यूड. इसके अंदर बच्चे आपके पास 2 टर्म्स आई थी. पता है ये टॉपिक ऐसा है, मुझसे जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार अलग फ्लो में अलग तरीके से पढ़ोगे. फिर हमने एवरेज पावर निकाल ली थी. VRMS, IRMS, cos थीटा V माइनस थीटा I. इसी को हमने बोला था एवरेज रियल या एक्टिव पावर. मैंने आपको इसका सिग्निफिकेंस भी बताया था कि भैया यही पावर होती है जो एनर्जी कन्वर्जन में हिस्सा लेती है. ठीक है. फिर इसके बाद हमने ये देखा था कि रेजिस्टेंस के केस में आपके पास एक्टिव पावर आई थी VRMS स्क्वायर ओवर R या फिर IRMS स्क्वायर इंटू R. फिर हमने देखा था इंडक्टर के केस में एक्टिव पावर 0 आई थी, कैपेसिटर के केस में भी एक्टिव पावर 0 आई थी. ये चीजें कल हमने डिराइव की थी भाई. ये चीजें कल हमने डिराइव की थी. ठीक है, मजा आ रहा है ना इस टॉपिक के अंदर? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी से बताओ. पहले सब लोग एंजॉय कर रहे हो इस टॉपिक को? ठीक है, मैक्सिमम जगह ना ये टॉपिक आधे घंटे 1 घंटे में खींच दिया जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम समझ के चलेंगे. अब आज कुछ अलग पढ़ते हैं. ये तो हमने बेसिक चीजें कर ली, हमें समझ आ गया. मैंने आपको बता भी दिया था इंडक्टर कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होता है, कि इंडक्टर कैपेसिटर AC में कभी कोई एनर्जी अपने पास रखते नहीं, निर्मोही होते हैं. जितनी एनर्जी लेते हैं उतनी वापस कर देते हैं. उन्हें किसी चीज का लालच नहीं है. ये सब मोह माया से एनर्जी की वो काफी दूर है और DC में लेते हैं एनर्जी. ठीक है, लेकिन AC में कहते हैं भैया क्या लाए थे क्या ले जाओगे, जितना लिया उतना वापस कर दिया. ठीक है, अब आते हैं यार आगे की टर्म्स पे. अब ना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई. समस्या पहले बताता हूं, इसका समाधान बाद में बताऊंगा. यार देखो जब हम AC एनालिसिस पे आए थे, मैंने आपको इंपीडेंस का कॉन्सेप्ट क्यों बताया था, कुछ याद है? Why did we introduce the concept of impedance? क्या याद आ रहा है बताओ? इंपीडेंस का कॉन्सेप्ट इसलिए बताया था so that we could treat resistance, inductance and capacitance in the same manner. और उनको एक साथ जोड़ भी सकें, क्योंकि भैया टाइम डोमेन में तो R और R जुड़ते हैं, L और L जुड़ते हैं, C और C जुड़ते हैं, लेकिन ये आपस में कभी नहीं जुड़ते टाइम डोमेन में. तो लेकिन हमने ये कहा फ्रीक्वेंसी डोमेन में सारे एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हैं, तो इन्हें एड अप भी कर सकते हो, इन्हें जोड़ भी सकते हो. इसीलिए हम इंपीडेंस लेके आए.
फिर रेजिस्टेंस के कंपैरेबल एक क्वांटिटी डिफाइन की, दैट इज रिएक्टेंस, जहां ओमेगा एल और 1/ओमेगा c के बारे में बात आई। यानी हर जगह देखो हमारी एसी एनालिसिस में एक कोशिश रही है कि भाई जब जब जो पैरामीटर रेजिस्टेंस के लिए डिफाइंड हैं उनके एनालॉगस पैरामीटर हमने डिफाइन किए हैं इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए। वी हैव डिफाइंड सिमिलर पैरामीटर्स फॉर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो भाई अब प्रॉब्लम ये हो गई कि रेजिस्टेंस में तो एक पावर डिफाइंड है I²R, लेकिन इंडक्टर कैपेसिटर में तो ये 0 हो गई। तो यहां एक देखो थोड़ी सी समस्या आ गई कि अगर आप R, L और C को सेम लेवल पे लाना चाहते हो, तो अगर आप R के लिए पावर डिफाइन कर रहे हो, देयर मस्ट बी अ सर्टेन पावर डिफाइंड फॉर L एंड C। बात समझ रहे हो? जल्दी बताओ, बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? हमने ही देखा था V और I का रिलेशन लीनियर आता है रेजिस्टेंस में, लेकिन जब हम L और C के लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गए थे तो L और C के लिए भी वो रेजिस्टेंस लीनियर आ गया था, जस्ट लाइक ओम्स लॉ। लेकिन R की जगह हो गया था एक जगह j ओमेगा L और एक जगह हो गया था 1/j ओमेगा C। बट हमने बोला था AC में इंडक्टर कैपेसिटर का बिहेवियर रेजिस्टेंस की तरह ही होता है, यानी ये भी करंट के फ्लो को अपोज करते हैं। लेकिन पावर में तो ऐसा नहीं दिख रहा। पावर में रेजिस्टेंस के लिए तो क्लियर दिख रही है I²R, लेकिन यहां पे I²Z या I²X तो नहीं दिख रही है। भाई अगर दोनों सेम तरह से बिहेव कर रहे हैं तो अगर पावर रेजिस्टेंस के लिए डिफाइंड है तो पावर शुड बी डिफाइंड फॉर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑल्सो। पावर किसके लिए डिफाइंड होनी चाहिए? इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए भी। सही है? तो ये एक पहली समस्या है, इसका समाधान बाद में करेंगे। समस्या समझ में आई ना? इसको लिखवाऊंगा बाद में यार, अभी मत लिखना इसके बारे में कुछ भी, जस्ट मैंने बता दिया, ये आगे आएगा। अब आज का टॉपिक मैं कहां से शुरू करना चाहता हूं? आज का टॉपिक मैं शुरू करना चाहता हूं एक दूसरी टर्म से जो मैं आप लोगों को डिफाइन करूंगा, दैट इज एपेरेंट पावर। एपेरेंट पावर, ठीक है। अब सर जी ये एपेरेंट पावर क्या है? सर जी ये एपेरेंट पावर क्या होती है? देखो यार, एपेरेंट इमेज और रियल इमेज की बात करें तो आप लोगों ने ये देखा होगा यार कहीं ना कहीं। मैं एक जरा ना एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं छोटा सा। कि मान लो, ठीक है, ड्राइंग बहुत अच्छी ना हो तो भी काम चला लेना, ये मछली है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि अगर ये लाइट जा रही होती है तो ये ऐसे चली जाती है, तो हमें जो डेप्थ नजर आती है, इसकी ना मछली की, वो कम नजर आती है यहां से, ठीक है। ऐसे है ना, ये आंख बनी हुई है, तो ये जो येलो वाली डेप्थ है ये क्या कहलाती है? एपेरेंट डेप्थ। ऑप्टिक्स में पढ़े होगे ना। और ये जो ग्रीन वाली होती है ये कहलाती है रियल डेप्थ। रियल डेप्थ, ठीक। तो यहां पे बेटा दो डेप्थ डिफाइन हो जाती हैं, एक एपेरेंट और एक रियल। तो एपेरेंट का मतलब क्या है? एपेरेंट का मतलब क्या है? एपेरेंट का मतलब ये है मेरे भाई, जो दिखता है मगर होता नहीं है, जो दिखता है मगर होता नहीं। ऐसे ही जब एपेरेंट पावर हम डिफाइन करते हैं तो देन दैट मीन्स द पावर दैट वी फील इज देयर बट इट इज नॉट एक्चुअली देयर इज कॉल्ड एज एपेरेंट पावर। अजय बेटा ये हार्मोनिक्स वाला ना मुझे इस टॉपिक के एंड में याद दिलाना, यानी मेरे को मे बी आज के लेक्चर के एंड में या अगले लेक्चर के एंड में मैं करा दूंगा, है ना। बट अभी इसका टाइम नहीं आया, हार्मोनिक्स वाले पे मैं आऊंगा। अभी मेरी बात को समझेंगे यार। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि एक सिस्टम के अंदर 10 वोल्ट का वोल्टेज है और 5 एम्पियर का करंट है, आप तुरंत ये सोच लोगे कि सर 10 × 5 50 वॉट का पावर यहां पे अवेलेबल होगा, ऐसा आप सोच लोगे। बट पावर तो ऐसा नहीं होता, पावर V × I नहीं होता, पावर क्या होता है? VI cos ऑफ
थीटा वी माइनस थीटा आई। अब कॉस की वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटी होती है, यानी पावर जो हम सोच के चलते हैं कि वी आई से आ जाएगा, एक्चुअली एसी के अंदर उतना पावर नहीं आता, एसी के अंदर पावर उससे कम आता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात ये चीज समझना, हम ये कहते हैं इफ V is equal to 10 volt, I is equal to 5 ampere, then from DC analogy we expect power to be 50 watt, but power is VRMS IRMS cos, this cos जो है 1 से छोटा होता है, विच इज लेस देन 50 वॉट। अब भाई प्रॉब्लम ये आ जाती है, जो पावर 50 वॉट से कम आई है तो ये बची हुई पावर गई कहां। सब लोग ये क्वेश्चन करने लगते हैं पहले तो कि ये बची हुई पावर गई कहां। तो एक्चुअली बेटा सच्चाई ये है कि बची हुई पावर कभी थी ही नहीं। पावर हमेशा कौन सी थी, रियल पावर, एक्टिव पावर, या आप ये कह सकते हो एवरेज पावर। और ये जो एपरेंट पावर है ये तो मेरी सोच थी, अच्छा ऐसे सोचो, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि मान लो यहां एपरेंट डेप्थ, थोड़ा सा इमेजिन करना, मैं बोलूं एपरेंट डेप्थ है 2 मीटर और रियल डेप्थ है 5 मीटर। सब चीज समझो, एपरेंट डेप्थ है 2 मीटर, रियल डेप्थ है 5 मीटर। अब आपने कहा भाई मुझे तो 2 मीटर दिख रही है, आपने क्या बोला, सर मुझे तो 2 मीटर दिख रही है। अब ये जो 2 मीटर दिख रही है, मैंने कहा नहीं भाई 5 मीटर है, तुमने बोला अरे यार मछली 3 मीटर नीचे गई कब, साला पता ही नहीं चला, ये कब हुआ। अब ये आएगा ना तुम्हारे दिमाग में। तुम अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुझे इसका जवाब बताओ क्या होगा। समझ रहे हो, मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे तो 2 मीटर दिख रही है, तुम कह रहे हो नहीं सर 5 मीटर है, मैं कह रहा हूं ये 3 मीटर नीचे कब गई, ये 3 मीटर नीचे कब गई, क्या बोलोगे, यार कभी गई नहीं 3 मीटर नीचे, वो 5 पे ही थी। मेरे भाई मुझको गलत दिख रहा था 2 मीटर, वो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, वो मेरी विजुअलाइजेशन थी, वो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मेरी ऑब्जर्वेशन सच नहीं थी, मेरी ऑब्जर्वेशन सच नहीं थी। शशांक डीसी एनालॉजी माने डीसी से कंपेयर करते हुए पावर वीआई होनी चाहिए थी, डीसी के एनालॉगस अगर लें। समझ आई मेरी बात यहां तक, बात यहां तक समझ आई। तो एक बार ये वाला पॉइंट लिखो, द ऑब्जर्वर feels that power in the system, the observer feels that power in the system must be VRMS into IRMS. The power in the system must be VRMS into IRMS, whereas the power is actually VRMS IRMS cos theta V minus theta I, VRMS IRMS cos theta V minus theta I. Next point, the power imagined by the observer which is not actually there, the power imagined by the observer which is not actually there is called as apparent power, apparent power का मतलब और नाम समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे। ये लगता है भाई मुझे, मेरे को कोई V और I बताएगा, मैं सीधे पावर करूंगा VI, लेकिन वैसा पावर होता नहीं है, पावर उससे कम होता है। कितना होता है, VRMS IRMS cos थीटा V माइनस थीटा I। तो ये जो एपरेंट पावर होती है
इसको हम S से लिखते हैं, एपरेंट पावर को हम S से लिखते हैं VRMS IRMS। ठीक, ये होती है एपरेंट पावर। अब मेरे भाई इसका सिग्निफिकेंस भी समझाता हूं, देखो क्या पॉइंट है। देखो क्या होता है, सिस्टम के अंदर ना हमेशा कुछ रेटिंग्स होती हैं। अब ये रेटिंग्स क्या होती हैं सिस्टम के अंदर? सबसे पहली चीज होती है वोल्टेज रेटिंग। ये जो वोल्टेज रेटिंग होती है ना, ये जो वोल्टेज रेटिंग होती है, इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इंसुलेशन। यानी कि इस बात का मतलब यह है, टू डिजाइन अ सिस्टम which can handle higher voltage, we need to have more insulation। अब इसका रिलेशन ना सीधे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से, इसका रिलेशन सीधे सीधे किससे है? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से, कि भाई ज्यादा वोल्टेज पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से देयर कुड बी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसका रिलेशन वहां से है। बात समझ में आ रही है यहां तक? दूसरी रेटिंग सिस्टम के अंदर होती है भाई करंट रेटिंग। दूसरी रेटिंग कौन सी होती है? करंट रेटिंग। तो इस पे ज्यादा डिटेल में मत जाओ कि सर वोल्टेज रेटिंग कैसे डिफाइंड है, ये कोर सब्जेक्ट में तुम पढ़ ही लेते हो बहुत अच्छे से, है ना। और पावर सिस्टम वगैरह मैंने इंसुलेशन समझाया भी है। इट इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। अब देखो भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जितना ज्यादा करंट रेटिंग का आपको सिस्टम बनाना है, उतनी ज्यादा मोटी वायर आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, टू डिजाइन अ सिस्टम with more current rating, we need to use thicker wire। we need to use thicker। इसीलिए क्या होता है ना, तुम्हारे घरों में एसी के अंदर वायर मोटी होती है और तुम्हारे मोबाइल के चार्जर की वायर, तुम्हारे ईयरफोन की वायर, ये सब पतली होती हैं, क्योंकि वहां करंट कम होता है और एसी के अंदर करंट होता है ज्यादा। इतनी बात चमकी। अब भाई समस्या ये है कि आप तो भैया सिस्टम बनाए एक पर्टिकुलर वोल्टेज और एक पर्टिकुलर करंट के लिए। ध्यान से समझना। सपोज वी डिजाइन्ड अ सिस्टम, समझना मेरी बात को, टू हैंडल 50 वोल्ट एंड 10 एम्पियर। भाई आप ऐसी वायर लाए जो 10 एम्पियर तक का करंट ले ले, और आपने इतनी इंसुलेशन लगाई जो 50 वोल्ट तक की वोल्टेज को झेल जाए। अब यहां पे आपकी पावर एक्सपेक्टेशन क्या होगी? नेचुरली बताना, भूल जाओ अभी रियल पावर, एपरेंट पावर सब भूल जाओ। मुझे बताओ, अगर आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि 50 वोल्ट और 10 एम्पियर झेल सकता है, तो आप कितनी पावर एक्सपेक्ट करोगे? बताओ, आप क्या चाहोगे? सिस्टम में कितनी पावर होनी चाहिए इतने वोल्टेज और करंट के अनुसार? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? बोलो, जल्दी से बोल दो। बहुत इजी सवाल पूछ रहा हूं। आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो 50 वोल्ट तक की वोल्टेज झेल लेगा, 10 एम्पियर तक की मोटी वायर लेके आए। अब कितनी पावर आप सिस्टम से एक्सपेक्ट करके बैठे हो? बताओ। इनडायरेक्टली। बहुत बढ़िया, दीपू ने बिल्कुल सही जवाब दिया। नेचुरली
सुनते चलो कहानी की तरह, बीच में सवाल मत करना यार। जो टर्म अभी डिफाइन नहीं की उसके बारे में बात नहीं करूंगा। नेचुरली वी एक्सपेक्ट पावर टू बी 500 वॉट। बट भाई मैं देखता क्या हूं, मैं देखता ये हूं कि एक्चुअली पावर 500 आती ही नहीं है। मैं क्या देखता हूं, बट वी ऑब्जर्व पावर इज 500 cos ठीक है। अब मेरे भाई कोई भी अगर लेमैन होगा तो पूछेगा बची हुई पावर गई कहां। वो ये पूछेगा बची हुई पावर गई कहां। समझ रहे हो? जैसे अब आप एक चीज सोचो, मान लो आप एक दुकान से लेके आए, एक लाइट खरीद के लाए। आप एक दुकान से लाइट खरीदे 50 वोल्ट और 10 एम्पियर की। अब आप ये सोचोगे कम से कम 500 वॉट तो पैदा करेगी, ये 500 वॉट तो एनर्जी पावर जनरेट करेगी। लेकिन उसने किया 400 वॉट ही। कितना किया? 400 वॉट किया। अब भैया जब उसने 400 वॉट किया, आप तो एक्सपेक्टेशन से 500 की लेके आए थे, तो आपके दिमाग में ये तो क्वेश्चन आएगा जब आप वोल्टेज और करंट मेजर करोगे कि भाई वोल्टेज करंट के अनुसार तो 500 आनी चाहिए, आ रही है 400, तो ये बची हुई 100 जा कहां रही है? आपके माइंड में आएगा नहीं आएगा ये क्वेश्चन? बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन अराइज होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो कि अगर हमारा वोल्टेज और करंट 500 के अनुसार है और पावर 400 मिल रही है, तो बची हुई पावर गई कहां? बची हुई पावर गई कहां? तो इसका जवाब जो है ना बेटा, इसका जवाब छुपा है इस फैक्टर में। इसका जवाब आपका छुपा है इस फैक्टर में। इस फैक्टर के कारण पावर 1 से छोटी आई, ये पावर VI से छोटी आई। ठीक है, ड्यू टू फेज डिफरेंस, ड्यू टू फेज डिफरेंस बिटवीन V and I, we do not get power as VRMS IRMS। समझे यहां तक? मेजर कल्प्रिट कौन है? ये फैक्टर है। मेजर कल्प्रिट कौन है? ये फैक्टर है cos थीटा V माइनस थीटा I। समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आया? अब भाई तहकीकात इस बात की होगी आगे कि ये फैक्टर आया कहां से, V और I में शिफ्ट आया क्यों? तो आप मुझे बता सकते हो V और I में शिफ्ट किस कारण से आया? V और I में फेज शिफ्ट किस कारण से आया? कोई बताएगा मुझे चैट में? मेरा क्वेश्चन ये है कि V और I में फेज शिफ्ट क्यों आया, जिस कारण से मेरी पावर घट गई। किस कारण से आ रहा है फेज शिफ्ट? जल्दी बोलो। बहुत सारी चीजें करनी है, अभी कॉम्प्लेक्स पावर बची है, रिएक्टिव पावर बची है समझानी। तो मुझे बताओ ये फेज डिफरेंस, फेज शिफ्ट आया क्यों? जल्दी बताओ, बोलो भाई। यस यस कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूं क्यों आया। अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूं V और I में फेज शिफ्ट किस कारण से आया। तुम लोग जो है ना ये वाइवा वाले जवाब मुझे मत दो। बिल्कुल, भानु प्रताप ने, सिर्फ और सिर्फ भानु प्रताप और विकास और वृष्टि, इन लोगों ने सही दिया है। मंथन ने, शशांक ने, बहुत सारे बच्चे गलत दे रहे थे। तो हम ये कहते हैं फेज शिफ्ट बिटवीन V and I is produced due to L and C। समझ गए? ड्यू टू L and C। समझ आया भाई? अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो कभी भी फेज शिफ्ट नहीं आया होता। तो रेजिस्टेंस कहेगा भाई मेरी तरफ मत देखो ऐसे, मेरी गलती नहीं है, गलती इन दोनों की है, इन्हें पकड़ो। गलती इन दोनों की है, इनको पकड़ो। तो हम क्या कहेंगे?
ड्यू टू रेजिस्टेंस there is no phase shift, there is no phase shift between V and I। ठीक है, तो अब देखो भाई, अब यहां पे ना हमारे पास दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। एक तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग के अंदर ये आ गई कि ये जो VRMS IRMS है एपरेंट पावर है, और जो एक रियल पावर है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो आ रहा है, इन दोनों में फर्क जो आ रहा है वो L और C की वजह से आ रहा है। ठीक है, यहां तक बात ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। दूसरी समस्या इस लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको बताई थी कि रेजिस्टेंस में तो पावर डिफाइन हो गई, लेकिन अगर इंडक्टर कैपेसिटर को भी रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करना है, दे मस्ट ऑल्सो हैव अ एनालॉगस क्वांटिटी डिफाइंड। समझ रहे हो मेरी दो प्रॉब्लम्स यहां पे क्या हैं? फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? दैट द डिफरेंस बिटवीन एपरेंट एंड द रियल पावर इज कमिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इनकी गलती है। दूसरा, वी नीड टू हैव अ क्वांटिटी एनालॉगस टू पावर इन अ रेजिस्टेंस फॉर L and C if we want to treat them just like resistance in AC analysis। तो पहले ना ये प्रॉब्लम्स नोट डाउन करो जरा, ऐसे करके डालना कि हमारे सामने अभी क्या क्या समस्याएं खड़ी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, रियल पावर, ठीक है दीपू, ये क्या बात हुई? L और C की वजह से तो फेज शिफ्ट आता है, ये तो मैंने फेजर में ही तो डिराइव कराया था। तीन एलिमेंट थे R, L और C। R में V और I का जो है फेज सेम आता था, L और C में 90 डिग्री का शिफ्ट आता था। तो R तो शिफ्ट पैदा नहीं कर सकता, शिफ्ट कौन पैदा करता है? L और C पैदा करते हैं। तो अगर सिर्फ R होता, देखो अगर सिर्फ R होता तो रियल पावर R के अंदर कितनी होती? देखो मैंने पिछले लेक्चर में डिराइव भी कराया था। R के अंदर रियल पावर होती, ये दोनों एंगल इक्वल होते रेजिस्टिव लोड के लिए, तो आ तो जाती VRMS IRMS जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, VRMS और IRMS आ तो जाती जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, तो यहां पे प्रॉब्लम लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखना, रियल पावर is not equal to, real power is not equal to apparent power due to phase shift between V and I, due to phase shift between V and I, which is produced due to L and C, which is produced due to L and C। अगला पॉइंट, in case of resistance, real power is same as apparent power, real power is same as apparent power। ठीक है, इसके बाद अगली प्रॉब्लम, the average power is non-zero for resistance, the average power is non-zero for resistance, but it is zero for L and C, but it is zero for L and C, so we need to define a quantity for L and C, a quantity for L and C, which is analogous to average power in resistance, which is analogous to average power in resistance। तो ये दो प्रॉब्लम अभी मेरे समक्ष हैं। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें,
हम एक टर्म यहां डिफाइन करना चाहेंगे, दैट इज पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर। अब देखो पावर फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ रियल पावर टू apparent पावर। इट इज द रेशियो ऑफ रियल पावर टू apparent पावर। अब देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात आप एक चीज समझो, ये तो चलो इसका टेक्निकल डेफिनेशन हो गया, ठीक है, ये तो टेक्निकल डेफिनेशन हो गया, लेकिन आप यहां पे एक चीज समझो, यहां पे आप एक चीज समझना कि जो पावर आप बैटरी से जनरेट कर रहे हो, जो पावर आप जनरेटर के प्राइम मूवर से ले रहे हो, जो पावर जनरेटर जनरेट करके सिस्टम को दे रहा है, जो पावर मेरा इन्वर्टर घर को दे रहा है, ये सारी पावर कौन सी हैं? ये सब की सब पावर है एक्टिव पावर या रियल पावर। एपरेंट पावर एक धोखा है, एपरेंट पावर एक क्या कह सकते हो, हेलुसिनेशन है, एक विजुअलाइजेशन है, जैसा वास्तविकता में कुछ भी नहीं होता। वास्तविकता में कौन सी पावर होती है? रियल पावर। और हमें ऑब्जर्व कौन सी होती है, हमें लगता कौन सी पावर है? एपरेंट पावर। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक पॉइंट ये लिखो, actually the power generated in a system, transmitted कॉमा करके transmitted in the system, actually the power generated in a system comma transmitted in a system and absorbed by the load are all active power, but based on voltage and current, our expectation is that the power is apparent power। तो कभी भी इस धोखे में मत रहना कि सिस्टम में बनती एपरेंट है जिसका यूजफुल पार्ट एक्टिव है। नहीं भाई, बनती भी एक्टिव है, चलती भी एक्टिव है, कंज्यूम भी एक्टिव होती है, एपरेंट कहीं से कहीं तक होती ही नहीं है। एपरेंट क्या है? एपरेंट वो है जो मुझे लगता है होना चाहिए ड्यू टू वी एंड आई। अब देखो यहां पे अगर रियल और एपरेंट पावर का मैं रेशियो ले रहा हूं तो एक्चुअली यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं जो मेरी एक्सपेक्टेड पावर है, जो मुझे लगता है होना चाहिए, उसका कितना हिस्सा वास्तविकता में होता है। जो मुझे लगता है होना चाहिए उसके मुकाबले कितना एक्चुअली होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पावर फैक्टर। तो ये वाला पॉइंट लिखो, पावर फैक्टर actually represents what fraction of expected or apparent power, actually exist in the system। ठीक है, जितना आपकी एक्सपेक्टेशन है उसका कितना हिस्सा सिस्टम में एग्जिस्ट करता है मेरे बच्चों। यहां पे समझना, तो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, पीएफ से लिख देते हैं, VRMS IRMS cos ऑफ थीटा V माइनस थीटा I डिवाइडेड बाय VRMS IRMS, इसे हम कहते हैं P/S। तो ये हो जाता है
कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, या शॉर्ट में इसे लिख देते हैं कॉस फाई। तो ऑब्वियस है हमेशा 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया पावर फैक्टर। ठीक है, ये आ गया आपका पावर फैक्टर। यहां तक बात समझ में आती है? यहां तक बात समझ में आती है सब बच्चों को? जल्दी से चैट में एक बार कंफर्म करो कि सर पावर फैक्टर का महत्व हमें समझ आ रहा है। अभी इसका महत्व आपके दिमाग में और जड़ों तक उतार देंगे। देखो अब मैं आपको बताता हूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, वी डिजाइन अ सिस्टम, वी डिजाइन अ सिस्टम टू हैंडल 50 volt and 10 ampere. Then ideally system must operate, or system should operate at 500 watt, but due to L and C it operates at 400 watt. ध्यान से समझते चलना, it operates at 400 watt। ठीक है, जिसका मतलब यहां पे जो पावर फैक्टर है वो कितना है भाई? 400 बाय 500, 0.8। ठीक है, 0.8 है। अब भाई अगर मैं ये चाहता हूं मुझे सिस्टम से 500 वॉट पावर मिले, नाउ इफ वी वांट 500 वॉट पावर, either we have to समझते चलो, increase V और I, but in that case we go above rated value, so system may get damaged। समझ में आया? अगर आप अड़ गए ना कि मुझे तो 500 ही चाहिए, लो भाई वोल्टेज बढ़ा दिया, तो अब समस्या हो गई, तो सिस्टम डैमेज हो सकता है। क्योंकि जितनी रेटिंग के लिए आपने सिस्टम बनाया था 50 वोल्ट और 10 एम्पियर, वो उतने पे चल रहा है। अब अगर बेटा उससे ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे तो सिस्टम डैमेज हो जाएगा, सिस्टम आपका डैमेज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर हुई? बिल्कुल अमन, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे मैंने यही समझाया है, उसके अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर में कोई रियल पावर या एक्चुअल पावर होती ही नहीं है। पिछले लेक्चर में ये चीज कवर हुई है। अब भाई एक चीज सोचो, इसको ना आप रियल लाइफ में लेके आते हैं। यार मान लो एनटीपीसी वालों ने ना एक पावर प्लांट खड़ा किया, एनटीपीसी वालों ने एक पावर प्लांट खड़ा किया। उन्होंने बोला ये पावर प्लांट 11 केवी पे काम करेगा और 100 एम्पियर देगा। सुनते जाना, 11 केवी पे काम करेगा और 100 एम्पियर देगा। तो आपको लगा कितनी पावर हो गई? 1100 किलोवाट। कितनी हो गई? 1100 किलोवाट। 11 इंटू 100 यानी 1100 किलोवाट। लेकिन भैया आपको पावर मिली सिर्फ मान लो 600। अब पावर प्लांट तो अपने हिसाब से जितना वोल्टेज और करंट बोला था उतना दे रहा है, बट उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 1100। आपने कितनी ली? 600। आप तो वेस्ट कर दिए यार। उन लोगों ने खर्चा करके पावर प्लांट बनाया जो 1100 दे सकता था, आपने उसमें से 600 लिया। अब आप कह रहे हो भैया हमारी तो डिमांड मीट नहीं हो रही, जनरेटर कम पड़ रहे हैं और जनरेटर लगाओ। तो गलती किसकी? जनरेटर की या लोड की? बताओ गलती किसकी? बात यह है जनरेटर 1100 का बना था, उससे हमने सिर्फ 600 ड्रॉ किया और फिर हमने बोला इतनी पावर तो हमको कम पड़ रही है, ज्यादा पावर चाहिए, इसलिए भाई आप क्या करो, आप और जनरेटर लगाओ और हमारी डिमांड पूरी करो। तो गलती इसमें किसकी है? जनरेटर की है या लोड की है?
बताओ जनरेटर की है या लोड की है? जल्दी बोलो किसकी गलती होगी, जल्दी से मुझे समझाएंगे। हुज मिस्टेक इज इट? प्रॉब्लम कहां पे है, जनरेटर पे या लोड पे? बहुत बढ़िया, रौनक ने, शशांक ने बोला लोड की गलती है, बहुत सही। अब बेटा आप ये समझो, ये जो पावर फैक्टर है ये हमें एक्चुअली क्या बता रहा है, सिस्टम की कैपेसिटी का कितना हिस्सा आप एक्चुअली यूटिलाइज कर रहे हो। अगर आप कम सेक्शन यूटिलाइज करते हो तो आपको अपनी डिमांड मीट करने के लिए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा जनरेटर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। ठीक है पीपी करंट क्यों देगा? नितिन मेरे भाई, पावर प्लांट करंट देता है, लोड करंट लेता है, वो उतना करंट देता है जितना लोड मांगता है, समझ रहे हो? लोड करंट नहीं देगा, लोड करंट मांगता है। ठीक है, तो अब यहां पे पॉइंट एक बात ये लिखो, इन अ प्रैक्टिकल सिनेरियो इफ वी सेट अप अ पावर प्लांट for a certain rating, if we set up a power plant for a certain rating, but draw power less than rating, then we are wasting capacity of the plant, so power factor also represents how efficiently is the capacity of a plant utilized, पावर फैक्टर का सिग्निफिकेंस समझ में आया कि नहीं आया, बताओ? पावर फैक्टर का सिग्निफिकेंस चमका? पावर फैक्टर क्या बताता है, चमका के नहीं चमका? सबको जल्दी से बोलेंगे पावर फैक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब इसके नीचे लास्ट पॉइंट लिखना, फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज वेरी क्लियर power factor must be as high as possible. अब उतर गया भाई दिमाग की जड़ों तक, बताओ? अब ये कॉन्सेप्ट लग रहा है लॉजिकल लग रहा है। अब चलो इस पे थोड़ी सी न्यूमेरिकल बातें कर लें, कंसेप्चुअल तो बहुत बातें हो गई। अब देखो यार, पावर फैक्टर का ना पहले तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब देखो यहां पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, कॉस के अंदर तो थीटा वी माइनस थीटा आई करें या थीटा आई माइनस थीटा वी करें, बात तो बराबर है। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा, तो चाहे तो अगर मैं इन्हें एक्सचेंज भी कर दूं तो भी आंसर सेम आना चाहिए ना, लेकिन करते क्यों नहीं है भाई, ऐसा क्यों? देखो यहां पे पॉइंट ये होता है, वी डू नॉट टेक थीटा आई माइनस थीटा वी because most of the practical sources are voltage sources, and hence they are considered as reference. ठीक है, that is we observe lag or lead of current with respect to voltage,
ठीक है। लैग और लीड ऑफ करंट हम वोल्टेज के रिस्पेक्ट में देखते हैं। बात समझ में आई? यहां तक बात चमक गई ना, यहां तक बढ़िया तरीके से। अब वन बाय वन एलिमेंट की बात कर लेते हैं यार। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो V एंड I लाई इन सेम फेस, जिसका मतलब थीटा V माइनस थीटा I इज 0, तो पावर फैक्टर इज 1। इसे हम कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। क्या कहते हैं? यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है बेटा, पेनल्टी लगती है तनुज, ऐसा किसी ने नहीं बोला। पुअर पावर फैक्टर का कुछ घाटा नहीं होता, उसकी पेनल्टी होती है। अगर हमारा पावर फैक्टर बहुत लो होता है ना, तो पावर फैक्टर पे भी पेनल्टी करते हैं बिल वाले। ठीक है, अब अगला देखते चलो। आज ये पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में उतार लो। यहां पे क्या होता है? I लैग्स V बाय 90 डिग्री। तो अगर आपका वोल्टेज एक रेफरेंस है तो आपका करंट क्या होगा? 90 पीछे होगा। ठीक है, तो थीटा V माइनस थीटा I पावर फैक्टर इज 0। अब इसके आगे ना ये कहते हैं 0 लैग। क्यों लैग? लैग का मतलब करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। तो इसके अंदर ना ये वाला पॉइंट लिख लेना, द नेचर ऑफ पावर फैक्टर। द नेचर ऑफ पावर फैक्टर, ब्रैकेट में लिखो लैग और लीड। द नेचर ऑफ पावर फैक्टर, ब्रैकेट में लिखना लैग और लीड, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लोड। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लोड, whether it is inductive or capacitive, whether it is inductive or capacitive। समझे? तो जैसा लोड वैसा पावर फैक्टर। सही है ना भाई? कैपेसिटेंस यहां पे आपको क्या मालूम है? यहां पे आप भली भांति जानते हैं I लीड्स V बाय 90 डिग्री। तो अगर आपका वोल्टेज एंगल 0 पे है तो आपका जो करंट है वो कितने पे होगा? 90 डिग्री पे होगा। तो यहां थीटा V माइनस थीटा I कितना होगा? 0 माइनस 90। ठीक है, तो यहां पे पावर फैक्टर इज 0। ठीक है, लेकिन यहां पे भी क्या ध्यान रखना है? पावर फैक्टर इज 0 लीड। समझे? पावर फैक्टर इज 0 लीड। तो जैसा लोड है, या ये कह दो जैसा करंट का नेचर है, करंट वोल्टेज से लीड करेगा तो पावर फैक्टर लीडिंग आएगा, करंट वोल्टेज से लैग करेगा तो पावर फैक्टर लैगिंग आएगा। तो अब आप यहां पे एक चीज और समझो, फॉर द केस ऑफ RL लोड, फॉर द केस ऑफ RL लोड क्या होता है? वोल्टेज से करंट ना लैग करता है, लेकिन 90 डिग्री से नहीं। सही बात है ना? याद है? I lags V by phi। और ये phi हमने निकाला था, अगर आपको याद हो, जब RL लोड का एनालिसिस किया था, tan इनवर्स ओमेगा L बाय R सीरीज में आया था और शंट में या पैरेलल में आया था tan इनवर्स R बाय ओमेगा L।
ये आया था पैरेलल में। तो इस केस में पावर फैक्टर होता है cos फाई लैगिंग, cos फाई लैगिंग। ठीक है, इसके बाद अगला आरसी लोड। आरसी लोड था। अब देखो कॉन्सेप्ट कैसे कनेक्ट होते जा रहे हैं। ये जो एंगल फाई था, याद है आपको, मैंने इसको इंपिडेंस के एंगल से रिलेट कराया था कि अगर z की अप्रोच से भी जाते हैं तो जो z का एंगल होता है वही एंगल v और i के बीच में होता है। और यहां पे आपको ये मालूम चला वही एंगल पावर फैक्टर का भी होता है। अभी मैं ये भी लिखवा देता हूं, भले ही ये वाला पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं। I लीड्स v बाय फाई। तो यहां पे फाई कितना था, tan इनवर्स 1/ω/RC फॉर सीरीज एंड फाई इक्वल टू tan इनवर्स ω/RC फॉर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में। तो पावर फैक्टर यहां पे क्या हो गया, cos फाई लीड। ठीक है, cos फाई लीड। अजय अभी बाकी यार पावर विद हार्मोनिक्स, आ जाने दो उस तक अभी, क्योंकि देखो एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं ना। मैं ये चाह रहा हूं कि जो बच्चा इस टॉपिक को पहली बार देख रहा है उसको भी समझ आए। मुझे पता है कि तुमको काफी हद तक चीजें क्लियर हैं, कंसेप्चुअली क्लियर नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकली तुम बहुत चीजें जानते हो। ठीक है, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते उनका जानना बहुत जरूरी है। अब ना इसके नीचे एक पॉइंट लिखो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एज वी स्टडीड विद फेजर डायग्राम, as we studied with phasor diagram, that as we studied with phasor diagram, that angle between voltage and current, angle between voltage and current is same as angle of impedance, angle of impedance or admittance, and here we see that angle is the angle of power factor, that angle is the angle of power factor। तो यानी पावर फैक्टर एंगल, एंगल बिटवीन V एंड I, एंगल ऑफ इंपीडेंस, ये तीनों चीजें सेम है। तो ये वाला एक पॉइंट लिख लो, ऐसे लिख लो, पावर फैक्टर एंगल इज इक्वल टू एंगल बिटवीन V बार एंड I बार, इज इक्वल टू एंगल बिटवीन V बार एंड I बार, इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंपीडेंस, इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंपीडेंस। शशांक याद करो, फेजर डायग्राम में बेटा सीरीज सर्किट भी कराए थे, पैरेलल सर्किट भी कराए थे। सीरीज में इंपीडेंस से गए थे, पैरेलल में एडमिटेंस से गए थे, तो रेशो तो उल्टा आना ही है। समझ गए? ये बात समझ में आ गई? चल, तो बेटा पावर फैक्टर मैं ये मानता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जल्दी बताओ, पावर फैक्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से मुझे बोलेंगे। तो देखो पावर फैक्टर का यूज कैसे होता है ना, इसका यूज ऐसे करते हैं। एग्जाम्पल, इफ वोल्टेज इज 50 एंगल 0 एंड करंट इज 40 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर लैग, तो आप करंट को कैसे लिखोगे? देखो ये पावर फैक्टर जो है ये है 0.8, ठीक। तो यहां से फाई निकालोगे तो आएगा 36.86। तो यहां से आप ये समझ सकते हो I लैग्स V बाय 36.86 डिग्री। देयरफॉर I is equal to 40 एंगल
-36.86, ठीक है, 40 एंगल -36.86। समझ आया कैसे यूज करते हैं? समझ में आया? नाग प्रदीप बेटा, थीटा जो मैं ले रहा हूं ना वो पॉजिटिव ही लेके चल रहा हूं, यानी कि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। यहां पे जो मैं लिखवा रहा हूं ना ये सब मैग्नीट्यूड है, ये सब मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो आपको जब पता है कि लैग कर रहा है, तो लैग जब करेगा तो वोल्टेज का एंगल 0 तो करंट का एंगल नेगेटिव, ऐसे पावर फैक्टर का यूज किया जाता है। और अक्सर हम वोल्टेज को रेफरेंस मानते हैं क्योंकि ज्यादातर सोर्सेस नेटवर्क में या प्रैक्टिकल लाइफ में कौन से होते हैं? वोल्टेज सोर्सेस। चमक गया ना? वैसे पहले मैंने ये सोचा था इस टॉपिक पे 3 लेक्चर लगाएंगे, लेकिन 4 लगाएंगे। हाँ, एसी ट्रांजिएंट भी कराऊंगा इस टॉपिक पे ना, एसी पावर पे 4 लगाएंगे क्योंकि अभी 2 पावर बच गई। देखो पहले लेक्चर में रियल पावर समझ आई, दूसरे में एपरेंट पावर और पावर फैक्टर समझ आ गया, अब बचा रिएक्टिव पावर और कॉम्प्लेक्स पावर, है ना। बाकी भी मुझे बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, कैसे पावर फैक्टर का यूज करते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स पावर का एंगल लेते हैं। बहुत जगह कंफ्यूजन होता है, एक एक चीज को बारीकी से सेट करते चलेंगे, ब्रिक बाय ब्रिक दीवार को बनाएंगे, और ऐसी दीवार बनाएंगे भैया अंबुजा सीमेंट वाली जो तोड़े से भी ना टूटे। ऐसा कंसेप्ट क्रिएट करना है हमको। समझ आया ना? Hey everyone, so I hope you enjoyed the video बच्चों, and let me tell you little bit in detail about Unacademy and its offerings, ताकि आप लोग यार अपना सही डिसीजन ले पाओ, आप लोग डिसाइड कर पाओ आपको आगे कैसे जाना है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं Unacademy लाइट। ये हमने बेटा इस साल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, सेपरेट टेस्ट सीरीज, और ये आप ही जैसे बच्चों के लिए जो लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं आपका एफर्ट, आपकी मेहनत, और इसी वजह से हम आपके लिए लेके आए अनअकैडमी लाइट टेस्ट सीरीज। यहां पे आप खुद को टेस्ट कर पाओगे, आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे, वो भी मिनिमम प्राइस में। आपको मिलेंगे टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट और फिर मॉक टेस्ट, और सबके सब हाईएस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। और यहां पे आपको ना लाइव एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो आपको बस क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पे जाके लाइट सिलेक्ट करना है और वहां पे पेमेंट करते टाइम अंकित ESE कोड लगा देना, ताकि आपको ये टेस्ट सीरीज मिनिमम प्राइस में ऑफर हो जाए, ठीक है। और देखो हमने बेटा आपके लिए लॉन्च किया है अनअकैडमी स्टडी मटेरियल कॉल्ड एज नोट्स। तो ये जो हमारे बच्चे प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल लॉन्च किया गया है। और मैं बता रहा हूं बेटा, इंडिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल है, और ऐसे नहीं बोल रहा हूं, खुद देखा है तभी बोल रहा हूं। और क्यों है बेस्ट? पहली बात तो बेटा प्रेजेंटेशन लाजवाब, जो कलर्स यूज किए हैं, जो फॉर्मेटिंग यूज की है, वो एक लर्नर को हेल्प करेगा आगे पढ़ने में। मतलब क्या होता है ना, बच्चे यूजुअली बुक्स को इग्नोर करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, भागते हैं, लेकिन यहां आप भागोगे इसे पढ़ने के लिए। इतना इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट डिलीवर किया गया है। दूसरी बात बेटा, सभी टॉप एजुकेटर्स की राय लेके, उनके इनपुट्स लेके बनाया है, और हमारे टॉप एजुकेटर्स ने इसे ना 9 on 10 और 9.5 on 10 रेटिंग दिया है। और यहां पे हर टॉपिक के बाद सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, जिससे आपको समझ आएगा इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनता है। चैप्टर के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ताकि आप एक बार ट्राई तो करके देखो आपको समझ कितना आया। और सबसे बढ़िया बात, ये मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, तो जहां कहीं जा रहे हो बेटा, छुट्टियों पे जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, घर आ रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, कभी भी रीड करो। और ये हमारे प्लस और आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए है, तो इसीलिए अगर आपको चाहिए तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना पड़ेगा। और कोड आप जानते हो मेरे भाई अंकित ESE, ये कोड ना सिर्फ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाएगा, बल्कि आपको साथ मेरे साथ कनेक्ट करेगा, क्योंकि यार अगर मेरे साथ कनेक्ट हो गए और मेहनत कर ली तो गारंटीड रैंक है। और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो और मजा आएगा, क्योंकि ये सारा मटेरियल आपको घर पे डिलीवर कराया जाएगा। तो आपको बस 1 साल या 1 साल से ज्यादा का ना आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है। और आइकॉनिक में बेटा और भी बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और देखो यार, यहां पे अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स की, तो आप हमारे रिजल्ट्स देखो, हम अपनी क्या तारीफ करें, हम अपने बारे में क्या बताएं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रैंकर्स बता रहे हैं। तो इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज, और ये सारे बच्चे बेटा एवरेज स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस बार मचाया, और कैसे लगातार हमारे साथ मेहनत करके इलेक्ट्रिकल में बेटा 10 में से टॉप 6 रैंक्स हमने प्रोड्यूस किए, हिस्टोरिकल रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। और आप अगले साल इस लिस्ट का हिस्सा बन सकते हो, कैसे? अनअकैडमी ज्वाइन करके, और उसमें भी यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो, अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना है ना, तो आइकॉनिक लीजिएगा।
आइकॉनिक में आपको मिलेगा ना एक पर्सनल कोच, मतलब मैं तो गाइड करूंगा लेकिन साथ साथ एक कोच मिलेगा जो खुद भी एक टॉपर होगा और उसका जॉब ही ये है आपको गाइड करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रॉब्लम्स टेक्निकल डाउट्स भी हो सकते हैं तो आप 1-to-1 डाउट भी पूछ सकते हो। प्रॉब्लम टाइम टेबल या स्ट्रैटेजी की हो सकती है बेटा, तो वो भी आपको बनवाएगा टाइम टेबल, क्योंकि देखो हर बच्चे का रूटीन अलग है, कोई सुबह पढ़ सकता है तो कोई रात को, तो ये आपको यहां पे टाइम टेबल पूरा बनवा के देगा। तो आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप बस मेहनत करो, स्ट्रैटेजी सारी हमारी होगी। टीचर्स आपको अलग से गाइड करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन में। आपका ना टेस्ट का रिजल्ट अलग से दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कैसे वो इंप्रूवमेंट करोगे। कहना तो बहुत आसान है कि आपका नेटवर्क कमजोर है, लेकिन नेटवर्क स्ट्रांग होगा कैसे ये बताना और भी ज्यादा जरूरी है। और यहां बेटा आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल जैसा मैंने बोला घर पे डिलीवर कराया जाएगा। बट अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता तो प्लस पे भी जा सकते हो। प्लस पे बस मेहनत थोड़ी और ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रैंक यहां से भी मिल सकती है। यहां पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, हर संडे टेस्ट होगा, सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होंगे। अगर अभी आप अनअकैडमी ऐप पे जाते हो ना तो आपको मेरा आगे तक का पूरा शेड्यूल दिखेगा। यहां आप अनलिमिटेड एक्सेस होती है टीचर्स की, जिस टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ो, फ्री है, ठीक है। रैंक इंप्रूवमेंट बैच, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज। लेकिन याद रहे अगर आइकॉनिक लोगे तो भी ये सब मिलेगा, बट एक्स्ट्रा मिलेगा ये जो बाहर वाला एरिया है, ठीक है। लेकिन प्लस वालों को इतना ही मिलेगा और ये बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हैं आइकॉनिक के लिए। अब देखो आपको क्या करना है बेटा, आपको ड्यूरेशन चूज करना है। जो बच्चे 23 में एग्जाम देने वाले हैं 12 मंथ्स ले, और जो 2 साल में देंगे वो 24 मंथ्स ले। बस कोड आप याद रखो बेटा, अंकित ESE। इस कोड से ना आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और साथ साथ मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे। और आप जानते हो बेटा मैं खुद 2 बार AIR1 लाया हूं, इस बार मेरा स्टूडेंट AIR1 लेकर के आया है, तो अगले साल क्या हो सकता है दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करना मत भूलना भाई। यहां पे इतना सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है कि कोई बच्चा सीरियसली पढ़ लेना तो वो रैंक 1 ले आएगा। और अगर अनअकैडमी आ गए तो एक और बात का ध्यान रखना, यहां पे आप जितने चाहे डाउट पूछ सकते हो। आपको बस डाउट का पिक्चर अपलोड करना है, आपको अपनी ब्रांच बतानी है, जैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हो, और आपको यह भी बताना है किस लैंग्वेज में वीडियो सोल्यूशन चाहिए। हम आपको वीडियो सोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। अगर उसमें आपको कोई भी कमी लगती है, कोई दिक्कत लगती है, तो आप उसको रिपोर्ट कर देना, रिव्यू रिक्वेस्ट कर लेना और उसको हम रिक्रिएट करके देंगे। और अगर फिर भी कोई क्वेरी बच गई इसके बाद भी अनअकैडमी के बारे में कि लेटेस्ट बैचेस कौन से हैं, क्या ऑफर चल रहा है, क्या प्राइसिंग चल रही है, तो ये मेरी टीम का नंबर है, इनका काम ही बेटा आपको असिस्ट करने का। दिस इज योर हेल्पलाइन नंबर। तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, हमेशा आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, जल्द से जल्द आपके कॉल को रिवर्ट किया जाएगा। बट डोंट फॉरगेट दिस नंबर एंड डोंट फॉरगेट दिस कोड अंकित ESE। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैला दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए और ज्यादा वीडियोस लेकर के आऊं। लेट्स क्रैक इट।